चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 16B को। अभ्यास 16B को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है ना, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। ठीक है, दो सिक्कों को ना एक साथ 40 बार उछाला गया है। यदि हेड है ना, हेड कौन सा होता है देखिए एक बार हम बता देते हैं इसमें। देखिए यह ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, इसी को हेड बोलते हैं। ठीक है, जिस पर अशोक चिन्ह बना होता है। ठीक है, यही हो गया। और यहाँ पे यज का मतलब यही होता है हेड, ऊपर वाला। ठीक है, और यहाँ पे टेल हो जाता है यह। ठीक है, जो दूसरा हिस्सा है उससे बोलते हैं टेल, या फिर इसी को चित्त भी बोल देते हैं, इसको पड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको शीर्ष भी बोलेंगे। ठीक है, इसको ऊपर वाले को यहाँ पे जो जिस पर अशोक चिन्ह बना है इसे शीर्ष भी बोल देंगे, ऐसे पूँछ भी बोल देंगे, है ना। इसी तरह से कुल 2-3 तरह से नामकरण इसका किया गया है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को। तो हम लोग को बोला है ना कि दो सिक्कों को, ठीक है, एक साथ 40 बार उछाला गया है। तो उसमें हेड, ठीक है, हेड टेल, और यहाँ पे दिया हुआ है कि टेल हेड क्रमशः 9 बार, 8 बार, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टेल कितनी बार आया होगा। ठीक है, हम लोग लिख दिया, हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न में। देखिए यदि हम जब भी दो सिक्कों को उछालेंगे ना, तो देखिए हो सकता है, चलिए इस तरह से हम बनाते हैं इसको, या तो दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। और क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। और क्या आ सकता है, जब देखिए हेड हो गया, हेड टेल हो गया। अब देखिए टेल और हेड आ सकता है, ये भी आ सकता है, या तो हो सकता है क्या हो जाए, दोनों पर टेल आ जाए। ठीक है, तो इन्हीं 4 तरीक़ों से आ सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जो हेड है, ठीक है, यह 9 बार आया हुआ है, यह 9 बार आया हुआ है। ठीक है, और जो हेड टेल है यह 8 बार आया हुआ है। ठीक है, यह 8 बार। और यहाँ पे जो टेल हेड है, ठीक है, यह 12 बार आया हुआ है। तो अब इसी को आपको पूछा है कि टेल कितनी बार आएगा। तो इसको जोड़कर हम लोग क्या कर दें, 40 बार उछाले हुए हैं तो इनको जोड़कर हम लोग घटा देंगे। ठीक है, इसको जोड़कर इसमें से 40 में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो यही हम लोग को निकल कर आएगा टेल। चलिए हम लोग लिख देते हैं, दिया है दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। ठीक है, तब हमको दिया हुआ है ना कि हेड कितना आ रहा है, हेड आ रहा है, यह कितना बार, 9 बार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग को हेड और टेल कितनी बार आया हुआ है, हेड टेल यह आया है 8 बार। और हमें दिया हुआ है कि टेल और हेड कितनी बार आया हुआ है, यह आया हुआ है 12 बार। ठीक है, और हम लोग को यही पूछा है ना कि टेल कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि कैसे करेंगे। ठीक है, यही अंतिम वाला यही बच रहा है। ठीक है, टेल आने की संभावना है। ठीक है, जब हम लोग दो सिक्कों को फेंकेंगे ना तो इन्हीं 4 प्रकार से आ सकता है। ठीक है, या तो हेड आ जाए, या तो हेड टेल, या टेल हेड आए, या टेल आ जाए। ठीक है, इन्हीं 4 तरीक़ों से आ सकता है। तो 3 तरीक़ों का हमको दे दिया गया है कि 9 बार, या 8 बार, या 12 बार आया हुआ है। और कुल सिक्का 40 बार उछाला गया है। तो हम लोग क्या कर दें, ये जितनी बार आए हुए हैं सब इनको जोड़ कर क्या कर दीजिए, 40 में से घटा दीजिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हेड कामा हेड टेल, ठीक है, तथा टेल हेड का योग, इन सबको जोड़ी कितनी बार आए हुए हैं सब। ठीक है, इन्हीं तीनों का दिया था, तीनों को हम लोग जोड़ते हैं, 9 + 8 + 12। ठीक है, तो हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 29, ये सब आए हैं, 29 बार आए हुए हैं। ठीक है, जो अब बचा हुआ है वो टेल ही बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं टेल सिर्फ टी रहेगा 2 बार, टेल। ये कितना आएगा, हम लोग जो 40 बार उछाले थे तो ये तीनों मिलकर कितनी बार बने हैं, 29 बार बने हुए हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर, तो यहाँ पर जो बचा हुआ है वो सब यही है, टेल है। तो यहाँ में से क्या कर देंगे हम लोग, 40 में से 29 को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, 40 में से जब आप 29 को घटाएंगे तो आपको 11 ही मिलेगा। ठीक है, 11 बार यह आएगा। ठीक है, आप सबको जोड़ेंगे ना, इनको 9 को, 8 को, 12 को और यहाँ पे 11 को, जब आप जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। तो यहाँ पे टेल पूछा था कि कितनी बार आया होगा, तो हम लोग लिख देते हैं टेल यहाँ पे कामा करके लिख देते हैं 11 बार आया
होगा। तो यही हमें प्रश्न दिया गया था कि 2 सिक्के थे जिनको एक साथ 40 बार उछाला गया था, ठीक है। तो हमें बता दिया था कि जो हेड है 9 बार आ रहा है, हेड टेल आ रहा है 8 बार, टेल और हेड आ रहा है 12 बार। तो हमको टेल पूछा था कितना बार आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो तीनों आए हुए हैं सब, ठीक है, हेड और हेड टेल और टेल हेड, इन तीनों का योग हमने जोड़ लिया कि कितनी बार ये सब आए हुए हैं, ठीक है। तो जोड़ा तो ये सब यहाँ पे ना 40 बार उछाला गया था, तो 29 बार यही तीनों आए थे। तो जो बचा था वो टेल का ही बचा था, तो हम लोगों ने इसको जोड़ा और टेल कितनी बार आया था 40 में से हम लोगों ने यहाँ पे ये तीनों मिलकर 29 बार आए थे, तो घटा दिया हमने, तो जो कि बचा हम लोग का 11 बार। तो हमने लिख दिया कि टेल कितनी बार 11 बार आया होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ना, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त यहाँ पे 455 बार आया, ज्ञात कीजिए कि पट आने का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो हल हम लोग करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना कि एक सिक्के को हम लोग लिख देते हैं, दिया है एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, ठीक है। 1000 बार उछाला गया है, तो यहाँ पे बता दिया ना कि चित मतलब हेड ही होता है, ठीक है, चित। और फिर यहाँ पे पट हम लोग का पट का ना प्रतिशत पूछा है, तो पहले हम लोग पट की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना, तो एक सिक्का को 1000 बार उछाला गया है और यहाँ पे चित हम लोग लिख देते हैं कितनी बार आया हुआ है, चित 455 बार आया। तब हम लोग लिख देते हैं पट आने की संख्या, पट कितना बार आया हुआ है, ठीक है, पट आने की संख्या। कुल आपने 1000 बार उछाला हुआ है, 455 बार तो चित ही आ गया, तो पट कितना बचा हुआ है, 1000 में से क्या करिए, यहाँ पे 455 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ से 80 लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ है 9 में से 5 चला जाएगा, 4 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से 4 घटेगा तो 5, यहाँ पर आ गया 545। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना पट आने की संख्या निकाली है 545, लेकिन हम लोगों को निकालना है प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि तब पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अब हम लोग लिख देते हैं पट रहेगा, पट आने का प्रतिशत, ठीक है। अच्छा, हम लोग किसी राशि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हम लोग पहले जो भी आपकी राशि है वो लिखिए, ठीक है, 545 लिख दीजिए, और कितने में ये आया हुआ है 1000 में, ठीक है, 1000 में यह हम लोग का 545 आया हुआ है, जो हम लोग का ये पट है, ठीक है। अब जब हम लोग किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं ना, तो बस हम लोग ये देखते हैं कि हर में हम लोग क्या लिख दें, 100 के हर में 1/, क्योंकि 1/100 का मतलब ये होता है प्रतिशत, ठीक है। आप चाहें तो 100 से गुणा भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से बता देते हैं, देखिए हम लोग लिख देते हैं 545 और बटा यहाँ पे 10 को हम लोग अलग लिख देते हैं, 1000 है, और 100 को हम लोग अलग लिख देते हैं, है ना। जो यही 100 है 1/100 है, ठीक है, इसको 1/100 हम लोग कर देंगे, इसका हम लोग प्रतिशत के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर दें, 545 में यदि आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 54, ठीक है, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और 1/100 है हर में, ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग को पट आने का प्रतिशत कितना 54.5% निकल कर आ गया, ठीक है। और हम दूसरी तरह से भी बता देते हैं, ठीक है, परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी यहाँ पे कुल लिखिए, मतलब जितने में वो आया हुआ है, ठीक है, 1000 में कितना आया हुआ है 545 आया हुआ है, फिर 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो इतना को पूरा हल कर लीजिए आप, ठीक है, इतना को पूरा हल कर लेंगे। जो यहाँ पे नीचे 100 है इसका हम लोग इस्तेमाल कर देंगे परसेंटेज के लिए, है ना। परसेंटेज के लिए हमें 1/100 चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग परसेंटेज लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 545 गुणते यहाँ पर 100 से हमने अंश में गुणा कर दिया, हर में भाग कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है 100, और इसको हम लोग 100 को नीचे इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इतना को हमने साथ में ले लिया, और 1/100 को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमने 100 से गुणा भाग इसलिए किया ताकि यहाँ पर हम लोग को
इस मान में फ़र्क ना पड़े, ठीक है, मान में फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। या तो हम लोगों ने इस तरह से यहाँ से 100 निकाल कर हमने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है, कि यहीं से अगर यदि 100 निकल रहा है तो निकाल लीजिए, और नहीं मिल पा रहा है तो 100 से अंश में और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तभी यही आएगा। देखिए 1/100 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज के लिए यहाँ पे, और 100 का इसमें हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पे 1000 है, नीचे यहाँ पर 1000 था, तो यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो, सिर्फ 10 ही बचेगा, 545/10, ठीक है, और गुणते 1/100 है, ठीक है। इसमें जब आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 54.5 हो जाएगा। 1/100 माने परसेंटेज के लिए हम लोग लगा देते हैं, तभी भी दोनों तरह से सेम ही आएगा। तो हमें बताया था कि एक सिक्का है जिसको 1000 बार उछाला गया है, चित 455 बार आया था, तब हमने पट आने की संख्या बता दिया कि 1000 में से जो भी चित की संख्या वो घटा दीजिए, जो बचेगा वो पट ही है, तो यहाँ पर घटाया गया तो 545 आ गया। और पट आने का हमें प्रतिशत ज्ञात करना था, तो कुल कितनी है, कुल 1000 बार में यह कितना आया हुआ है, 545 बार आया हुआ है पट, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे हमें हर में 100 चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग 1/100 रहेगा, तभी हम लोग उसके परसेंटेज लिख पाएंगे। तो यहीं से हमने 100 ले लिया, ठीक है। तो हर में सिर्फ यहाँ पे 10 बचा, 100 का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग परसेंटेज के लिए। 10 से हमने भाग दे दिया तो 54.5 आ गया। आज जो यहाँ पे 1/100 है, इसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया परसेंटेज के लिए, तो पट आने का प्रतिशत हम लोग को कितना निकल कर आया, 54.5%। इस तरह दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला गया है। फिर देखा गया ना कि 2 चित कितना 90 बार आ रहा है, एक चित कितने बार आ रहा है, 210 बार, ठीक है। और यहाँ पे दिया कि कोई भी चित नहीं 100 बार आया हुआ है, इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो हम लोग को देखिए सबका प्रतिशत निकालना है ना, तो देखिए इनमें से ना 2 चित कितनी 90 बार आया हुआ है, तो इसी का हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं कि 2 चित आने का प्रतिशत, ठीक है। तो पहले हर में लिखते हैं हम लोग कुल कितना है हम लोग का, 400 बार में से कितना हम लोग को लेना है, 400 बार में से यहाँ पे कितना बार आया, 90 बार आया हुआ है, ठीक है। तो यही हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हर में हमें 100 चाहिए। देखिए तो यहाँ पे 400 है ना, तो यहाँ से हम लोग हर में से क्या कर देंगे, 100 निकल जाएगा। यदि नहीं निकलता है ना 100, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आसानी से यदि हम लोग इसको 90 बटा यहाँ पे 4 गुणते हम लोग 100 कर देंगे, तो जो 1/100 है, ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे परसेंटेज के लिए। यदि यहाँ पर यदि नहीं निकलता, ठीक है, तो 100 से अंश में गुणा और भाग कर दीजिए और उसको पूरा हल कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर यदि ना हर में से 100 नहीं निकलता तो हम लोग इस तरह से करते हैं इसको। देखिए 90 रहता, ठीक है, और यहाँ पे 400 और यहाँ पे गुणते 100 से आप अंश में भी हर में भी गुणा करके 100 लाते हैं, ठीक है। और इस तरह से इतना को हल कर लेते हैं और 1/100 का इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग परसेंटेज के लिए, ठीक है। अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं आसानी से 100 निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हम लोग निकाल देते हैं। 1/100 का हम लोग इस्तेमाल कर देंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। सिर्फ आप 90/4 को हल कर लीजिए। यहाँ पर 1 बटा हम लोग लिख देते हैं 100, इसका इस्तेमाल हम लोग परसेंटेज के लिए करेंगे। 4 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 4 दूना 8, 2 बार तो भाग चला ही जा रहा है, ठीक है। 4 से हम लोगों ने यहाँ पर भाग देंगे, 4 दूना 8, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0, 10, ठीक है। तो फिर 4 दूना 8, 2 बार चला जाएगा, ठीक है, दशमलव में जा रहा है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग 90 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 घट जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 4 5 20, ठीक है, सब कुछ विभाजित हो गया, तो इतना बार भाग गया, 22.5 आ गया, ठीक है। और 1/100 का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो 2 चित आने का प्रतिशत कितना है, यही 22.5% है, ठीक है। तो ये तो हल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 चित आने का प्रतिशत, ठीक है। हर में लिखते हैं हम लोग कुल कितना है, 400 बार ही है, कुल में से यहाँ पे कितना आया है, यह 210 मिला है हम लोग को, ठीक है। 210 बार आया हुआ है एक चित आने का प्रतिशत हमने लिख दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आसानी से हर में से 100 निकल रहा है, ठीक है। तो 100 निकाल दीजिए, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं 4 और गुणते 100 का इस्तेमाल हम लोग परसेंटेज के लिए कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बटा 4, यहाँ पे गुणते 1/100, ठीक है। चलिए इसको हम लोग भाग दे लेते हैं, है ना। 210 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 4 5 20 घटा देंगे तो 1 और यहाँ पे 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 4 दूना 8 चला गया,
घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 4 5 20, सब कुछ विभाजित हो गया। तो यही हम लोग को निकल कर आया 52.5 और 1/100 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी चित नहीं, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कोई भी चित नहीं, ठीक है। मतलब जब आपने सिक्कों को उछाला है ना तो कोई भी चित नहीं आया, मतलब दोनों पट ही आए हुए हैं, ठीक है, दोनों क्या आया, पट आया हुआ है। तो यहाँ पे का प्रतिशत, तो यहाँ पे कुल तो 400 ही है, 400 बार में से कितनी बार यह है, यहाँ पर यह 100 बार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 रहने देते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 4 गुणते 100, ठीक है, 4 गुणते हमने 100 लिख दिया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 100/4 को हम लोग एक साथ ले लेते हैं और 1/100 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, भाग देंगे तो 4 दूना 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 0 बचा हुआ है, 4 5 20, ठीक है, 25 बार में विभाजित है, ठीक है, 25 से का 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और 1/100 का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो कोई भी चित नहीं आने का परसेंटेज हम लोग को 25% निकल कर आया है, ठीक है। 2 चित आने का परसेंटेज हम लोग को निकल कर आया 22.5%, 1 चित आने का प्रतिशत हम लोग को निकल कर आया 52.5%, और कोई भी चित नहीं आने का प्रतिशत हम लोग को निकल कर आया 25%। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है ना, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारताएँ निम्नांकित सारणी में दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक अंक आने का प्रतिशत हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे चौथे वाले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पासा, हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो जो पासा रहता है उस पर 1 से लेकर कुल 6 तक अंक बने रहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि जो अंक 1 है, ठीक है, परिणाम एक बारंबारता, जब आपने एक बार पासा को फेंका हुआ है, ठीक है, 1000 बार, ठीक है, 1000 बार फेंका ना, तो जो संख्या 1 है वो कितनी बार आई, 180 बार, संख्या 2 कितनी बार आया, 150 बार, संख्या 3 कितना आया, 160 बार, संख्या 4 कितने बार, 140 बार, 5 कितना, 180 बार, 6 कितना आया, 190 बार आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं संख्या 1 का आने का प्रतिशत, ठीक है, सबका हमें प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो संख्या हम लोग लिख देते हैं 1, चलिए संख्या 1 लिख सकते हैं या संख्या या अंक लिख सकते हैं, ठीक है। अंक 1 आने का हम लोग लिख देते हैं प्रतिशत, आने का प्रतिशत। देखिए हम लोग जानते हैं कि हर में हम लोग लिखते हैं हमेशा कि कुल कितना था, कुल कितना बार उछाला गया है, ठीक है, जो कि कुल आपका 1000 बार उछाला गया है, ठीक है। कुल में से कितना संख्या 1 आया है, ठीक है, या अंक 1 कितनी बार आया हुआ है, 180 बार आया हुआ है, ठीक है, 180 बार। अब बस इसी को हम लोग को क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बताया क्या करना है, हम लोगों को बस क्या करना है, हर में 100 लाना है। तो देखिए 100 यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या कर देते, 100 से अंश और हर में गुणा कर देते, लेकिन 100 यहाँ से निकल रहा है तो हम लोग इसी जगह से निकाल देते हैं, ठीक है। 180 हम लोग लिख देते हैं, और ठीक है, और यहाँ पे 10 को अलग लिख देते हैं और 100 को अलग, 100 को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 180 बटा यहाँ पे 10, ठीक है, 180 बटा 10 हमने लिख दिया, यहाँ पे 1/100 लिख देते हैं, 100 को हमने अलग कर दिया 1/100 को, ठीक है। जब हम लोग 180 में से 10 से भाग देंगे तो एक 0 समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 18 बार में विभाजित हो जाएगा, तो ये 18 बचा, और 1/100 माने ये हम लोग का इस्तेमाल हो गया प्रतिशत के लिए। अब चलिए अंक 2 को हम लोग आने का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अंक हम लोग लिख देते हैं, अंक 2 आने का प्रतिशत, ठीक है। तो कुल कितना है, कुल तो 1000 बार ही उछाला गया है, 1000 में से ये कितनी बार आया हुआ है, जो संख्या 2 है, ठीक है, अंक 2 कितनी बार आया हुआ है, 150। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 150, फिर यहाँ से हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग फिर हर में क्या करना है, 100 ही करना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से 100 हम लोग अलग कर देंगे, 150 हम लोग लिख देते हैं और बटा 10, और यहाँ पे हर में हम लोग क्या कर देते हैं, 1/100 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 10 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1000 में 3 0 है, तो यहाँ पे 100 हमने ले लिया, तो यहाँ पर 10 ही बचा हुआ है, ठीक है। 1/100 को हमने अलग कर दिया ताकि यहाँ पे हम लोग प्रतिशत लगा सके, ठीक है। अब 150 में 10 से भाग देंगे तो 15 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 0 0 समाप्त हो जाएगा, 15 ही बचेगा, बराबर यहाँ पे 15 बचा, 1/100 माने प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो अंक 2 आने का प्रतिशत हम लोगों ने कितना निकाला, जो कि है 15%, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं अंक 3 है,
आने का प्रतिशत। अंक 3 आने का तो हम लोग हर में लिखते हैं कुल कितनी बार उछाला गया है, हमेशा तो एक ही बार उछाला गया है, मतलब 1000 बार, तो एक हर में 1000 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे संख्या जो 3 है, अंक 3 कितनी बार आया हुआ है, 160 बार आया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, 160 को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हर में 10, और यहाँ पे 100 का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने 100 को अलग कर दिया, 10 को यहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है। 1/100 का हम लोग परसेंटेज, जब 160 में हम लोग 10 से भाग देंगे 0 विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 16 बार ही जाएगा, और 1/100 माने हम लोग प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 कितनी बार आएगा, या 14% आ जाएगा, या 18 कितना बार आएगा, मतलब यहाँ पे जो संख्या 5 है या इसका 18% आएगा, इसका 19% आएगा, लेकिन हम सबका निकाल ही देते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं अंक 4 आने का प्रतिशत। ये कितना, ये भी तो कुल 1000 बार उछाला गया है। जो अंक 4 है वो कितनी बार आया हुआ है, वो आया है 140 बार, तो 140 हम लोग लिख देते हैं। तो 140 बटा यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 इसके लिए ले लेते हैं, और यहाँ पे 1/100 को हम लोग अलग ले लेते हैं, ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर यदि 100 नहीं रहता इसमें, तो हम लोग 100 से गुणा भाग करके हर में 100 लाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जब हम लोग 140 में 10 से भाग देंगे तो 14 बार ही चला जाएगा, और 1/100 माने यहाँ पे प्रतिशत के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं अंक 5 आने का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत रहेगा। तो कुल कितना बार उछाला गया है, 1000 बार। जो अंक 5 है वो कितनी बार आया है, 180 बार। फिर हम लोग करते हैं 180 और बटा यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं 10, और यहाँ पे गुणते 1/100 लिख देते हैं, ठीक है। 1000 को ही हमने 100 गुणते 10 लिख दिया, ठीक है, ताकि हम लोग 1/100 का इस्तेमाल करेंगे पर प्रतिशत के लिए। 180 में हम लोग 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 18 ही आ जाएगा, ठीक है। 180 में 10 से भाग देंगे 18 आ जाएगा, 1/100 माने यहाँ पे हमने प्रतिशत लगा दिया। तो अंक 5 का आने का प्रतिशत कितना, यहाँ पे हम लोग को निकल कर आया 18%। और चलिए हम लोग अंत में निकाल देते हैं अंक 6 आने का प्रतिशत, ठीक है। कुल कितना है, 1000 बार ही उछाला गया है, और यहाँ पे 6 जो अंक है वो कितना है, 190 बार। चलिए, तो इसको हम लोग लिखते हैं 190, और यहाँ पे हम लोग 10 ले लेते हैं यहाँ पे, और 1/100 को हम लोग अलग कर देते हैं, ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे प्रतिशत के लिए। जब 190 में 10 से भाग देंगे तो 19 बार में ही विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पे 1/100 माने यहाँ प्रतिशत, ठीक है। तो अंक 6 आने का प्रतिशत 19% आया, अंक 5 आने का प्रतिशत 18, अंक 4 आने का प्रतिशत 14, अंक 3 आने का प्रतिशत निकल कर आया 16, अंक 2 आने का प्रतिशत हम लोग को निकल कर आया, ठीक है, 15%, और जो अंक 1 है, ठीक है, संख्या 1 है, आने का प्रतिशत 18%। इस तरह से हम लोग का चौथा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ना, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए, ठीक है। इस तरह से मैं कुल 4 प्रश्न दिया गया है, हल हम लोग करने वाले हैं। 5वां प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को समुच्चय बताना है ना, कि प्राप्त योग क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है। प्राप्त योग सम संख्या हो, तो 2 पासे हैं आपके पास, ठीक है। जो लूडो की गोटी है वो 2 आपके पास है, तो यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए सम, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले का लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न में, अंकों का योग सम संख्या हो, ठीक है। जब हम लोग को कैसा चाहिए, अंकों का योग क्या है, सम संख्या हो, तो सम कब आएगा, देखिए समुच्चय को ना हमेशा इस तरह से मझला कोष्ठक बना दीजिए, ठीक है। मझला कोष्ठक इस तरह से बना देंगे, फिर छोटे कोष्ठक में सबको कामा देकर लिख दीजिए, ठीक है। और फिर अंत में हम लोग क्या कर देंगे, कोष्ठक को बंद कर देंगे, है ना। तो देखिए अंकों का योग आपको क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए, मतलब यदि हम लोग जोड़ दें तो उसमें 2 से भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर एक संख्या लिख दें, ठीक है, कि एक पासे पर 1 आ गया, तो दूसरे पर हम लोग को सम भी चाहिए, तो ठीक है। और यदि दूसरे पर 1 आ गया तो 1 को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना, अंकों को क्या करना है, योग करना है, तो हम लोग जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि एक आपकी एक सम संख्या है, ठीक है। चलिए एक ये हो जाएगा। एक और कौन संख्या हो सकती है, 1 और 2 तो नहीं लिख सकते हम लोग, है ना, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 और 3 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो ये भी सम संख्या बना। और एक और हम लोग क्या ले सकते हैं,
4 को नहीं ले सकते, 5 आ जाएगा। एक और हम लोग 1 और 5 को ले लेंगे, ठीक है, तभी भी हम लोग जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा सम संख्या, ठीक है। एक और 6 को हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, एक 6 को लेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा विषम संख्या। तो यह 1 का हो गया। चलिए अब 2 को हम लोग देखते हैं कि 2 के साथ कौन कौन बना रहा है सम। तो 2 के साथ 1 तो नहीं बना पाएगा, 2 बना लेगा, ठीक है। यदि एक पासे पर 2 आए, दूसरे पर भी 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, उनका योग सम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 और किसको हम लोग ले सकते हैं, 4 को, ठीक है, कोष्टक बंद कर देते हैं। 2 और कितना, 6 को हम लोग ले लेंगे। चलिए और हम लोग किसको लेंगे, अब 2 का तो हो गया, अब 3 को हम लोग लेते हैं, ठीक है। 3 और 1 को यदि हम लोग ले लेंगे तभी भी जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है। 3 और फिर हम लोग 2 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 3 और अब हम लोग 3 को लेंगे, ठीक है। 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक सम संख्या है। 3 और हम लोग 6 को ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग 4 को नहीं ले सकते हैं, 4 3 7 हो जाएगा। तो 3 और हम लोग 6 को ले लिए। चलिए 3 का तो हो गया, अब 4 को आ जाते हैं। 4 किसके साथ सब बनाएगा, 4 एक के साथ नहीं, 2 के साथ बनाएगा। 4 और यहाँ पर हम लोग 2 फिर 4 ले लेते हैं, 4 4 के साथ बनाएगा, सम संख्या है ना। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकों का योग सम आने लगा। 4 और हम लोग ले लेते हैं 6, ठीक है। इस तरह से ये बना सम। चलिए 5 को हम लोग देखते हैं किसके साथ सम बनेगा। 5 और 1 रहेगा तो सम बना देगा, 5 और 3 रहेगा तब सम बनेगा, 5 3 8 हो जाएगा। 5 और किसके साथ बनाएगा सम, 5 5 के साथ बनाएगा, 5 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं के साथ ही सम बनाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 के साथ कि 6 किसके साथ सम बनाएगा, ठीक है। तो 6 एक के साथ तो नहीं बनेगा, 2 के ही साथ बनाएगा। और 6 किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ बनाया, फिर 4 के साथ बनाएगा, 6 4 10 हो जाएगा सम संख्या। 6 किसके साथ और बनाएगा, 6 6 के साथ ही बनाएगा। और फिर यहाँ पे मझला कोष्टक में अंत में बंद कर दीजिए, ठीक है। ये समुच्चय हमने लिख दिया, मझला कोष्टक में लिखेंगे और फिर सबको छोटा कोष्टक में लिखना रहता है, कामा दे देकर, ठीक है। और फिर मझला कोष्टक से हमने शुरुआत किया, मझला कोष्टक को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो इतना ही प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक एक को जोड़ेंगे तब यहाँ पे सम मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसे हमने किया आपको बताया, ठीक है। एक को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा जो कि सम संख्या है, एक और यहाँ पे 3 को मिलेगा। और इसी तरह से सीरियल वाइज ही कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 को हमने शुरू कर दिया तो फिर हमने 2 को लिया, फिर 3 को यहाँ पे, फिर 4 को, फिर 5 को, यहाँ पे 6 को, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर करेंगे तो 1 को फिर 2 को, फिर इस तरह से हम लोगों ने इसको कर लिया कि किन यहाँ पे 2 पासों को उछालेंगे तो किन का योग सम आएगा। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया हुआ कि प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो, ठीक है। सेकेंड वाले प्रश्न में हम लोग को 3 का अपवर्त ज्ञात करना है। अपवर्त मतलब 3 का गुणज, ठीक है, जो 3 के पहाड़ा में आता रहे, ठीक है। 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह से आना चाहिए। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं अंकों का योग 3 का अपवर्त्य हो, ठीक है। हम लोग को ऐसा चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 5 चाहिए, ठीक है। 3 और यहाँ पे 5 रहना चाहिए, ठीक है। 1 3 और यहाँ पे 5, तभी हम लोग 5 3 8 हो जाएगा, है ना। 6 जोड़ेंगे तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 3 का अपवर्त्य देखते हैं कौन कौन होगा, ठीक है। समुच्चय हमको लिखना है तो पहले हम लोग मझला कोष्टक बनाएंगे। मझला कोष्टक में पहले 1 की शुरुआत करते हैं, ठीक है। 1 और हम लोग किसको जोड़ेंगे तो देखिए अपवर्त 3 का अपवर्त्य मतलब जिसमें आप 3 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप 3 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाना चाहिए, है ना। 3 का गुणज यहाँ पे जैसे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 12 हो जाएगा, इस तरह से लेंगे। तो चलिए तो यहाँ पे 1 के साथ कौन का, 2 का तो हम लोग 1 को साथ 1 को तो नहीं ले सकते, ठीक है। 2 हो जाएगा। हम लोग किसको लेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। जिसमें 3 से भाग चला जाए तो इसमें ये वाला हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और 1 के साथ हम लोग किसको ले सकते हैं, 1 के साथ 3 को तो नहीं लेंगे, 4 आ जाएगा। और 4 को लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 को लेंगे तब हो जाएगा 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में क्या हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, वो भी 3 का गुणज है, ठीक है। तो यह हो जाएगा। अब 1 के साथ यह हो गया। और 2 के साथ हम लोग किसको ले सकते हैं, 2 के साथ अब हम लोग 1 को ले लेंगे तभी भी हो जाएगा। 2 1 जोड़ेंगे तो 3 का गुणज, जो 3 का अपवर्त तो रहेगा ही, ठीक है। 2 1 3 हो गया। चलिए अब हम लोग किसको ले सकते हैं, 2 के साथ यहाँ पे 2 और 4 6 होता है ना, तो 4 को हम लोग ले लेंगे, 2 और 4 तो ये हो जाएगा। और हम लोग 6 2 8, अब हम लोग इसके अलावा और कोई नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा अब हम लोग 3 के साथ देखते हैं। 3 के साथ यहाँ पे 3 का ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 को भी नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, अभी 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 तो आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और कितना का हो सकता है, 6 का, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये अभी 3 का यहाँ पे गुणज बना, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 4 को लिखते हैं। 4 के साथ किसको ले लेंगे, 2 को ले लेंगे तब हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का ये भी गुणज बनेगा, है ना। देखिए इन्हीं संख्याओं को हमको लेना है,
इन्हीं में से कोई आए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है, 12 फिर 15 आ जाए, ठीक है, यही 3 का गुणज हमें चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई आ जाना चाहिए, यही होता है 3 का अपवर्त, है ना। चलिए तो ये हो गया। 4 और हम लोग किसको ले सकते हैं, 4 और हम लोग 6 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और हम लोग 5 को ले सकते हैं, ठीक है। 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए 4 को तो हमने ले लिया, अब हम लोग लेते हैं 5 को, ठीक है। तो 5 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 को हम लोग ले लेंगे तो 6, यहाँ पर आ रहा है 6, ठीक है। 5 को ले लिया गया तो यहाँ पे 5 4 9, बस 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों संख्या हो गया 3 का अपवर्त। चलिए अब यहाँ पे 6 के साथ हम लोग लेते हैं, 6 को 1 2 3, 6 3 9, है ना। 6 और 3 को हमने ले लिया, ठीक है। एक पासे पे 6 आना चाहिए, एक पर 3 आना चाहिए, और दूसरा क्या होगा, 6 एक पर आ जाए और दूसरे वाले पर भी 6 आ जाए, ठीक है। 6 6 आ जाएगा। और चलिए हम लोग मंझला कोष्ठक यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यही हो गया 3 का अपवर्त। हम लोगों ने 1 2 और 1 5 को लिया, 2 1 2 4 को लिया, इन सबको जोड़ेंगे ना तो यही आना चाहिए, 3 का गुणज ही आना चाहिए, 3 के पहाड़े में जो भी आता रहे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दिया गया है ना कि यहाँ पे प्राप्त योग 4 से न्यून हो, ठीक है। 4 से न्यून मतलब 4 से छोटा मतलब 3 तक ही होना चाहिए हम लोग का, है ना, 4 से छोटा होना। तो हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, अंकों का योग 4 से न्यून हो, ठीक है, ऐसा हम लोग को चाहिए। तो चलिए समुच्चय बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पहले मंझला कोष्ठक लिखिए, फिर छोटा कोष्ठक में बना कर सबको लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग पहले पासे पर तो 1 होना चाहिए, ठीक है। यदि 1 होगा तो और हम लोग किसको ले सकते हैं, ठीक है, 1 1 को लेंगे, तभी भी 2 रहेगा, इनका जोड़ेंगे तो 2 रहेगा, तो यह क्या है 4 से छोटा ही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1 और हम लोग 2 को ले लेंगे तभी हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा, है ना। लेकिन 1 और 3 को हम लोग नहीं ले सकते, ये 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इससे हम लोग को छोटा चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग 1 का तो हो गया काम, अब 2 पर आ जाते हैं। 2 को हम लोग 1 ले लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, जो कि क्या है 4 से छोटा ही है। और यहाँ पे 2 और 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, इसके छोटा नहीं रहेगा, ठीक है। और 3 तो हम लोग लेंगे तो 3 और कोई भी संख्या लेंगे, मान लेते हैं पहले पासे पर हमने 3 ले लिया, दूसरे पासे पर हम लोग 1 लेंगे तो 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके आगे का तो हम लोग ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 3 का भी स्टार्टिंग हम लोग नहीं ले सकते। 3 और देखिए यदि हम लोग 3 और 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से हम लोग को छोटा ही चाहिए, है ना, तो ये तो बराबर आ गया, तो इसके आगे का तो नहीं लेंगे ही नहीं हम लोग को, 4 1 आएगा तो ये तो और नहीं हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ये भी नहीं लेंगे हम लोग, है ना। अब इसके आगे कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इतना ही बस हम लोग का यहाँ पे पहले पासे पर 1 आना चाहिए, 1 1, यहाँ पे 1 और 2 2 और 1, ठीक है, यही 4 से कम है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा में हमें दिया है ना प्राप्त योग 10 से अधिक हो, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अंकों का योग ना 10 से के बराबर भी नहीं रहना चाहिए, 10 से अधिक चाहिए हम लोग को। लिख देते हैं अंकों का योग 10 से अधिक हो, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से समुच्चय का चिन्ह बना देते हैं। और देखिए हम लोग एक वाले के साथ तो कोई ले ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 हमने लिख दिया तो 1 में यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ा क्या लिख सकते हैं, एक पासे पर यदि 1 आ गया, दूसरा पर यदि हम लोग 6 लेंगे तभी भी हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कितना 7 ही बन रहा है, ठीक है, 10 से कम ही रह रहा है। यदि मान लेते हैं दूसरे पासे हम लोग अब 2 ले रहे हैं तो 2 के साथ हम लोग सबसे अधिक क्या ले सकते हैं, 6 ही ले सकते हैं, तो 2 में 6 जोड़ेंगे तभी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हम लोग पहले पासे पर 2 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तीसरा वाला हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर यदि हम लोग 3 ले लें और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा क्या आ सकता है, दूसरे पासे पर 6 ही आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक ही अंक लेना है, तभी भी 9 ही आया हम लोग का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं 4 और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4 और यहाँ पे, ठीक है, 6 को, मतलब पहले पासे पर हम लोग का 4 आ गया और दूसरे पासे पर हम लोग का 6 आ गया, तभी भी हम लोग जोड़ रहे हैं तो 10 के बराबर आ रहा है। हम लोग को चाहिए कितना, 10 से अधिक चाहिए, तो यहाँ पे 4 तक वाला भी नहीं ले सकते, हम लोग 5 वाला लेंगे, ठीक है। 5 वाला से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग को पहले पासे पर यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा, तो अभी भी हम लोग 1 2 3 4 5 तक नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं हम लोगों ने 5 और 5 ले लिया पासे पर, तभी भी क्या हुआ, जोड़ेंगे तो 10 ही हुआ ना। हम लोग 5 और 6 वाले को लेंगे, जो 5 6 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 6 को लिया जाएगा, 5 5 को भी हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो 5 का तो हो गया, अब हम लोग 6 वाले को लेते हैं, ठीक है। 6 वाले में भी हम लोग कहाँ तक लेंगे, 6 4 10 होता है, ठीक है। देखिए
6 और 4 तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, 6 4 10 हो तो 6, अब हम लोग कितना लेंगे, 6 5 11, तो 6 और हम लोग 5 वाले को ले सकते हैं, और कितना को लेंगे, 6 और 6 को ले लेंगे, ठीक है। इन्हीं का क्या योग है, 10 से अधिक है, ठीक है। और आप कोई भी लेंगे पहले और दूसरे पासे पर इन तीनों को छोड़कर तो सब क्या रहेगा, 10 के बराबर रहेगा या 10 से कम ही रहेगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ना, 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग छठा वाले प्रश्न को। देखिए, जब भी 3 सिक्कों को ना उछाला जाता है ना तो कुल 8 प्रकार से वो सब आ सकते हैं, ठीक है। तो उन 8 प्रकार से हम लोग देखते हैं और फिर यहाँ पे कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, ऐसा जो भी पूछा रहेगा हम लोग सबका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो देखिए, यदि हम लोग ना 3 सिक्कों को उछालते हैं ना तो हो सकता है कि तीनों बार आपका हेड 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 ही आ जाए, ठीक है। क्या क्या संभावना बन रही है, 8 तरह से आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबको लिख देते हैं 8 को। हेड हेड आ सकते हैं, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड, ठीक है। टेल आ सकता है, ऐसा आ सकता है, और क्या आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, ऐसा आ सकता है। चलिए, और क्या आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, ये और क्या आ सकता है। अब देखिए, हम टेल लिखते हैं, इस तरह से हम लोगों ने 4 लिख दिया, 4 और हम लोग लिखते हैं। देखिए, टेल आ सकता है, टेल हेड टेल, यह हो सकता है, या फिर टेल टेल हेड ऐसा आ सकता है, और यहाँ पर एक छूटा हुआ है टेल हेड हेड, ठीक है, एक यह आ सकता है, और अंत में टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल इन्हीं 8 प्रकार से यदि आप 3 सिक्कों को उछालते हैं ना तो इन्हीं तरीक़ों से आ सकता है, हेड 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 टेल, और हेड टेल हेड हेड टेल टेल, और फिर टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल हेड, और फिर टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल टेल। इन्हीं 8 तरीक़ों से आ सकता है। अब चलिए, जो भी प्रश्न पूछा है अब उसका हम लोग जवाब दे लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न में हम लोग को जो भी पूछा है, देखिए पहले में हम लोग को पूछा है ना कि कोई चित्त हमें नहीं चाहिए। चित्त माने होता है हेड, हेड नहीं, देखिए जो सिक्के पर ऐसा होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग को हेड, ठीक है। ऐसा प्रकट नहीं होता, ऐसा हमें नहीं चाहिए, सब ये वाला चाहिए, टेल वाला, मतलब तो यही सिर्फ एक ही है, तो इसमें सिर्फ यही बनेगा हम लोग का। पहले वाले में समुच्चय बना कर लिखना है तो हम लोग इस तरह से बना कर लिख देते हैं, टेल 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 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बस यहाँ पर मंझला कोष्ठक रहेगा। चलिए, आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न। सेकंड में देखिए, हम लोग को पूछा है ना कि केवल एक हमें चित्त चाहिए, ठीक है। चित्त मतलब हेड हमें चाहिए, केवल एक चित्त आता है, केवल एक। देख लेते हैं किस में है, केवल एक हेड, ठीक है। तो एक यह वाला हो जाएगा, है ना, एक हेड वाला यह है, और एक हेड वाला यह है, एक हेड वाला यह है। इस तरह से कुल 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों प्रकारों से आ सकता है ना, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक चित्त आता है, ठीक है। तो इन्हीं को हमें लिखना था तो हमने इसको लिख देते हैं। यहाँ पे केवल एक चित्त चाहिए, ठीक है, केवल एक हेड चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेड टेल टेल आ गया, या तो टेल हेड टेल। चलिए, टेल टेल हेड, मझला कोष्ठक हम लोग बंद कर देते हैं। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए, अब थर्ड में पूछा है ना, कम से कम 2 चित्त हो, ठीक है। चित्त मतलब हेड, ठीक है, कम से कम 2 चित्त तो रहना ही चाहिए, 3 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 यहाँ पे चित्त हमें चाहिए, ठीक है। चित्त मतलब हेड। तो देखिए, एक इसको हम लोग ले लेंगे, एक क्या हो जाएगा, कम से कम 2 यहाँ पे, ठीक है। तो कम से कम 2 तो इसमें है, इसमें तो 3 है तो इसको तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे कम से कम 2 है तो इसको भी ले लेंगे, कम से कम 2 चाहिए तो इसमें भी 2 हेड है, और यहाँ पे कौन सा है, 2 हेड वाला, एक यह है 2 हेड वाला। बस 1 2 3 4 आ रहे हैं। देखिए, यह भी आ रहा है 2 हेड, यह भी 3 हेड है, तो 2 हेड, देखिए बस 2 हेड इसमें तो है, 3 हेड है तो इसको तो लेंगे, 1 2 3 4 ही आ रहा है। तो हम लोग बना देते हैं इसको मझला कोष्ठक में। मझला कोष्ठक में रहेगा हेड हेड हेड, ठीक है। और इसको हम लोग ले लेंगे हेड हेड टेल को। चलिए, हेड टेल हेड को लेंगे, और एक इसको लेंगे, जिसमें कम से कम यहाँ पर 2 चित्त तो था ही, है ना। अधिक से अधिक 3 भी हो जाएगा तो, है ना, मतलब 2 से अधिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो इसमें हेड है ही, ठीक है, इन चारों में। तो इन चारों को हम लोगों ने समुच्चय लिख दिया। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथे वाले प्रश्न में दिया हुआ है ना कि तीनों चित्त आते हों, ठीक है। तो तीनों चित्त वाला तो सिर्फ एक ही है, यही है ना। ये तो चित्त वाला है, पट वाला है, तो पट वाले को तो नहीं लेंगे,
कम, यहाँ पे दिया हुआ तीनों चित आते हैं, तो तीनों चित वाला तो सिर्फ एक है, तो इसी को लिख दीजिए। समुच्चय हम लोग बना देते हैं हेड हेड हेड, ठीक है। इस तरह से बन गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ना कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 7 वाले प्रश्न पे, ठीक है। हम लोग को एक ऐसा समुच्चय चाहिए, ठीक है। समुच्चय हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या आ जाए, दोनों पासों पर ना, जैसे दो पासा दो गोटियाँ उछल रहे हैं तो 1 से 6 तक उसमें बना रहता है, तो यहाँ पे दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम अंक। तो देखिए एक को तो हम लोग ले ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे देखिए जो हम लोग का पहला पासा है उस पर तो एक ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक है। देखिए एक को भी नहीं लेंगे हम लोग, और किसको नहीं लेंगे, पहले पर 3 को नहीं लेंगे और 5 को नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये सब विषम वाले हैं, ठीक है। विषम वाले को तो लेंगे ही नहीं, हम लोग लेंगे कितने, ये सम वाले हैं, ठीक है। ये 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। इन्हीं तीनों को हम लोग मदद से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पासा पे सम विषम वाले को तो लेना नहीं है, सम वाले को लेना है, तो यहाँ पे 2 को ले लेंगे, ठीक है। और 2 के बाद किसको लेंगे, 2 के बाद यहाँ पे 2 भी रहे तभी क्या है, दोनों पर हम लोग को सम चाहिए, तो यहाँ पे 2 2 रहेगा तभी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 और कितना, 4 रहिए, 4 रहेगा तब दोनों पर सम है ना, दोनों जो यहाँ पे दोनों पासे हैं दोनों पर क्या है, सम है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है ना, तो ये भी सम है। चलिए अब 2 को, अब यहाँ पे ना हम लोग 1 को लेंगे ना 3 को, अब 4 को, ठीक है। अब 4 वाले पासे से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। 4 वाला पासा है, 4 वाले दोनों पर सम चाहिए, तो ये भी सम, ठीक है। 4 2 को ले लिया हमने, और क्या ले सकते हैं हम लोग, 4 4 को हम लोग ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 4 और 6 को ले सकते हैं, ठीक है। दोनों यह सम अंक है, ठीक है। सम मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, कट जाए, ठीक है। अब देखिए 4 को तो हमने ले लिया, अब 6 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 को, 6 और 2 हो जाएगा, 6 और कितना, 6 और 4 हो जाएगा, तभी दोनों पर सम रहेगा, 6 और 6, ठीक है, ठीक है। तो कुल इतने ही प्रकार से सम आएगा जब आप पासा है ना उछालेंगे, ठीक है, दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे ना, तभी दोनों पर हमेशा सम बनेगा, ठीक है। विषम वाले को तो ऐसे ही हटा दीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे 1 3 5 ये सब तो होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों पर हमें सम ही चाहिए, सम संख्या है। तो यहाँ पर यही सम संख्या है, 2 4 6 ही हैं, तो पहले पासे पर 2 2 हो सकता है, फिर 2 4 2 6, फिर क्या हो सकता है 4 2 4 4 4 6, दोनों सम रहे, ठीक है, दोनों अंक हमें सम चाहिए, तो यहाँ पे 6 2 6 4 6 6 होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ना कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों को ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 8 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए हम लोग समुच्चय तो बनाएंगे ही, ठीक है। देखिए जब भी हम लोग विषम अंक को बोल रहे हैं कि अब ऊपर आने की, ठीक है, दोनों पासों पर ना विषम अंक आने का यहाँ पे समुच्चय पूछा है, ठीक है। दोनों पास साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंक आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे होता है 4 5 6, यह 6 अंक बने रहते हैं पासे पर, ठीक है। तो हम लोग को ना यहाँ पे कह रहा है कि विषम चाहिए, ठीक है। तो 2 वाला भी नहीं चाहिए, 4 वाला नहीं चाहिए, 6 वाला नहीं चाहिए, जो सम है उसको तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। बस हम लोग को चाहिए क्या, 1 और 3 और यहाँ पे 5, इन्हीं तीनों के इस्तेमाल से हम लोग को समुच्चय बनाना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, विषम चाहिए वो दोनों पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या पर एक आ जाए, ठीक है, एक पर भी 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, ठीक है। तो यह हम लोग को लिया जाएगा, क्योंकि दोनों पर क्या है, विषम है। एक और अब हम लोग किसको ले सकते हैं, 3 को, 1 और 3 दोनों क्या है, विषम संख्या हैं। और क्या ले लेंगे, 1 और हम लोग 5 को ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों विषम है ना। चलिए 1 का तो हो गया, अब 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 को तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सम संख्या है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे अब 3 को और 1 को ले लेंगे, और कितना, 3 को और 3 को ले लेंगे, 3 3 क्या है, दोनों विषम संख्या है, ठीक है। चलिए और यहाँ से हम लोग लिखते हैं 3 और 5 को, 3 और 5 को हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 5 से शुरू करते हैं, 5 और 1 को, ठीक है। एक पासे पर 5 आना चाहिए, एक पासे पर 1 आना चाहिए, दोनों पर क्या रहेगा, विषम रहेगा। 5 और क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 3 आना चाहिए, और 5 और 5 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्या रहेगा, दोनों पासों पर विषम संख्याएं ही रहेंगी, ठीक है। तो इन्हीं कुल 8 तरीकों से यह हो सकता है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ना कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने का समुच्चय लिखिए, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो एक हम लोग को ऐसा समुच्चय लिखना है ना जिसमें हम लोग अंकों का योग करें ना तो विषम आना चाहिए, ठीक है।
दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आए, ठीक है। चलिए तो एक है, एक हम लोग लिख देते हैं, तो हम लोग जोड़ें तो विषम आए, तो ठीक है। तो एक के साथ हम लोग एक को नहीं ले सकते हैं, है ना। एक एक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंकों का योग क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। तो एक और हम लोग 2 को लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक के साथ और किसको लिख सकते हैं, 2 3 को नहीं लिख सकते, एक और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एक हम लोग 5 को लिख सकते हैं, एक और 5 सम हो जाएगा, ठीक है। एक और हम लोग को 4 को लिखना होगा, ठीक है। एक 4 लिखेंगे तभी इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तभी विषम होगा। एक और हम लोग किसको लिख सकते हैं, एक और 6 को लिखना पड़ेगा, एक और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 1 4 1 और 6, ठीक है। एक का तो काम हो गया, सही। अब 2 से हम लोग शुरुआत करते हैं। 2 को साथ में हम लोग किसको लिखें, देखिए एक सम लिखे संख्या ना, तो एक विषम लिखना पड़ेगा आपको साथ साथ में, ठीक है। देखिए एक सम संख्या तो एक विषम को लिखे, फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 2 है, तो अब हम लोग विषम संख्या यहाँ पे लिखना है हम लोग को। 2 और 2 के बाद कौन विषम, 3, तो यहाँ पर 3 को लिखिए। फिर कौन विषम, ठीक है, 2 के साथ कौन विषम, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 2 और 5 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा। यही सब है जिनका योग क्या हो जाएगा, विषम आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 का तो हो गया, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे 3 विषम संख्या, तो अब सम संख्याओं को लिखिए, ठीक है। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। 2 को हम लोग लिख लेंगे, 1 2 3 2 हो गया। यहाँ पे 3 हम लोग किसको लिखें, 4 को लिखें, 4 3 7 हो जाएगा। और 3 और हम लोग 6 को लिख देते हैं, ठीक है। इनको हम लोग जोड़ेंगे ना तो विषम संख्या आएंगी, ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा, 4 3 7, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 3 का तो हो गया, अब 4 का हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। 4 देखिए सम संख्या, तो विषम संख्याओं को इसके साथ में लिखिए। विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 को लिखिए, ठीक है। 1 को लिखिए, यहाँ पे 3 को लिखिए, यहाँ पे 4 के साथ 5 को लिखिए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। चलिए 4 का हो गया ना, अब 5 को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। 5 को हम लोग देखिए, 5 ये हम लोग को कैसी संख्या है, विषम ना, तो सम वाले को अब साथ में लीजिए। तो सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 है। 5 और किसको हम लोग ले लेंगे, 6 को, ठीक है। 6 5 11 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा। चलिए 5 को तो ले लिया हमने, अब 6, अब हम लोग का 6 एक सम संख्या है ना, तो अब विषम संख्याओं को लीजिए। 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 और कितना, 2 गया, तो अब 3 को ले लेते हैं, 6 3 9 हो जाएगा। 6 में और किसको जोड़ देते हैं हम लोग, 5 को, 6 5 11 हो जाएगा। तो यही हम लोगों ने समुच्चय लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 पासे को जब आप लोग फेंक रहे हैं, ठीक है, तो दोनों पासों का योग आना चाहिए, जो भी उस पर अंक आ रहे हैं, दोनों अंकों का योग क्या आना चाहिए, एक विषम संख्या आना चाहिए। तो इन्हीं कुल तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। सबको हमने लिख दिया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ना, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं 10वां वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए ना कि दोनों पासों पर जब फेंका जाए, ठीक है, दोनों पासों के अंकों का योग क्या चाहिए, अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या होती क्या है, देखिए वे संख्या है जो स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3, फिर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 3 5, और फिर 6 भी नहीं, 7 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 7, फिर 8 9 10 11, ठीक है। यही सब संख्या हैं जो स्वयं से विभाजित होंगी। 2 हो गया, 3 हो गया, जो 4 संख्या रहेगी उसको क्या कर देगा, 2 विभाजित कर देगा, ठीक है, 4 को। फिर 5 अपने से विभाजित होगा, 6 को क्या करेगा, 3 2 और 3 दोनों विभाजित करेंगे 6 को, और 7 स्वयं से। 8 को क्या कर देगा, 2 विभाजित कर देगा, 9 को क्या 3 विभाजित कर देगा, 10 को क्या कर देगा, 2 और 5 दोनों विभाजित करेगा 10 को, 11 को क्या करेगा, स्वयं ही करेगा, ठीक है। इतना तक ही आएगा, नहीं तो और आगे संख्या आ जाएगी, तो आगे क्या है, 13 आएगा इसके आगे, ठीक है। चलिए इतना तक हमें लगता है हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम 6 6 12 ही ना आएगा, ठीक है। 6 में 6 जोड़ा देगा 12 ही आएगा, तो यहाँ पर इतना तक ही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग समुच्चय का यहाँ पे चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मंझला कोष्ठक बनाते हैं, और हम लोग को इन्हीं में से चाहिए, ठीक है। तो एक के साथ क्या क्या हो सकता है, एक में देखिए, एक हम लोग लिख दें, एक पासे पर एक आ जाए, एक पासे पर एक आ जाए, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एक यह संख्या आ जाएगी ना, तो हो जाएगा। चलिए 2 के साथ, मतलब एक के साथ और किसको हम लोग जोड़ दें, 2 को जोड़ देंगे, एक और 2 को ले लिया जाए, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। चलिए एक के साथ 4 को, ठीक है, एक के साथ हम लोग 4 को ले लेते हैं, एक और 4 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, चलिए ये भी हो जाएगा। एक के साथ और कौन सा हो जाएगा, एक के साथ 6, एक के साथ यदि हम 6 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, एक का काम हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 को देखते हैं, ठीक है। 2 के साथ यदि हम लोग 1 को ले लें, ठीक है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 और किसको ले लेंगे हम लोग, 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यह संख्या हो जाएगी। चलिए और 2 के साथ देखते हैं,
2 में यदि हम लोग 5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 5 जोड़ दिया 7 हो गया, ठीक है। 2 तक अब हो गया, ठीक है। 2 6 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है नहीं। अब हम लोग 3 से देखते हैं, ठीक है। 3 में तो 1 लिख नहीं सकते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है। 3 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा, यह वाली संख्या हो जाएगी। चलिए 3 तो हो गया, अब 3 के साथ 4 3 7 ना, तो ये भी बनेगा। 3 के साथ 4 भी लिख दिया जाए तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यह संख्या बन रही है, ठीक है। और 3 के साथ 3 6 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई नहीं, अब नहीं बन पाएगा 3 के साथ। अब हम लोग देखते हैं 4 के साथ, तो 4 और 1, 4 में यदि 1 हम लोग जोड़ दें तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यह संख्या बन जाएगी। चलिए 4 और कितना, 4 3 7, तो 4 और 3 को लिख दिया जाए, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। और 6 4 10 होता है, यदि मान लीजिए अधिकतम 6 ही ले सकते हैं यहाँ पे संख्या हम लोग, है ना, दूसरे पासे पर, तो 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ से अब नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग 5 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 5 और 2, 5 2 7, ठीक है। 5 और 1 6 होगा, तो 6 तो ले नहीं सकते, 5 2 7, अब यह हो गया। तो 5 और 6 को जोड़ दिया जाए तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इससे अधिक तो है ही नहीं संख्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 6 को हम लोग लेते हैं, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, ठीक है। हाँ 6 1 7, तो यह भी आ जाएगा, ठीक है। 6 1 7 आ गया ना, तो ये भी हो जाएगा। चलिए 6 2 8 6 3 9 6 5 11, 6 और 5, 6 5 जोड़ेंगे तो अभी यह वाली संख्या होगी, 6 5 11, ठीक है। बस इतना ही होगा, इतनी ही संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे ना, तो पासा को उछालेंगे, ठीक है। तो दोनों अंकों को हम लोग जोड़ेंगे, जो भी पासा पर दोनों अंक आए जोड़ेंगे तो ही क्या आएगा, अभाज्य संख्याएँ आएंगी, वे संख्याएँ जो स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। इनको कोई और एक के अलावा कोई और नहीं विभाजित कर सकता, ठीक है। तो यही हो गया, यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया ना, एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि उसके यहाँ पे दिया हुआ है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं 11 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला है ना कि एक लॉटरी में 100 इनाम है, ठीक है, और यहाँ पे 1 लाख टिकट बेचा गया है, तो इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के नाम जीतने की संभावना है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला याद रखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या हर में रहेगा और अंश में रहेगा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति को इनाम जीतने की संभावना, चलिए बराबर यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग यहाँ से लिखते हैं, देखिए हर में रहेगा ना कि कुल संभव परिणामों की संख्या बटा, यहाँ पर ऊपर रहेगा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पर ना 1 लाख टिकट बेचा हुआ है ना, तो 1 लाख टिकट में से भी किसी में भी इनाम हो सकता है, ठीक है। तो यही हर में रहेगा, यही 1 लाख टिकट हम लोग यहाँ पे 1 पर कुल 5 जीरो, तो यहाँ पे कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे है, ठीक है। इनमें से किसी में भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए 100 में है, ठीक है। यहाँ पे घटना को अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, यह 100 में इनाम है, ठीक है। तो 100 क्या हो जाएगा, यह ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंश और हर 100 से विभाजित है, 100 से विभाजित कर देंगे तो 00 समाप्त हो जाएगा, यहाँ से 00 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 पर कुल, इस तरह से 3 जीरो बचेगा, ठीक है। देखिए 1 पर कुल 3 जीरो, मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति को इनाम जीतने की क्या संभावना बन रही है, ठीक है। यहाँ पे 1000 लोग रहेंगे तो उसमें से कोई एक ही जीत सकता है, ठीक है। तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था कि एक लॉटरी में कुल 100 इनाम था, ठीक है, और उसने 1 लाख टिकट बेच दिए थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति को इनाम जीतने की हमें संभावना बताना था, ठीक है। तो फार्मूला यही होता है, कोई भी घटना घटित होने की संभावना क्या रहती है, कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे रहेगा और यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या वो अंश में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर में कितना रहेगा, 1 लाख रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख टिकट बेचा है तो 1 लाख में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है, इनाम। तो अंश में कितना यहाँ पे
यहाँ पे देख रहे थे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 100 में तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 100 में है। तो यहाँ पे अंश और हर में यहाँ पर हमने 100 से विभाजित कर दिया, तो 1/100 मतलब 1000 व्यक्तियों में सिर्फ एक ही को मिलेगा। और यह भी ना सिर्फ एक संभावना है, ठीक है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि 1000 व्यक्तियों में एक पर मिले ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 लाख टिकट बेचे हुए हैं, तो मान लेते हैं पहले आपने 1000 टिकट आपने बेच दिया, ठीक है, शुरू के 1000 बेच दिया, ठीक है, इस तरह से करते हो सकता है कि जब आप टिकट इस तरह से बेच रहे हैं ना, तो अंतिम में जो 100 बचा हुआ है, ठीक है, अंतिम में यहाँ पे 100 टिकट बचा हुआ उसमें सब इनाम हो, ठीक है, तो आगे के न जाने 99,000 जो रहेंगे सब, उनमें तो मिलेगा ही नहीं 99,900 में। तो यहाँ पर बस ये एक अनुमान है, एक यह संभावना है, ठीक है, कि 1 लाख यहाँ पे टिकट बेचा गया है, तो इनमें 100 कुल इनाम, यहाँ पे 100 इनामों की संख्या उसमें 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 व्यक्तियों में एक को जीतने की यहाँ पर संभावना है। तो यही इस प्रश्न का हल है। चलिए, इस तरह से अभ्यास 16 भी हम लोग का समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें।